मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मुझे बचपन से आर्मी का क्रेज है। मेरी बुआ का लड़का देहरादून के सैनिक स्कूल में जाने की तैयारी कर रहा है। उसने मुझे एनडीए के बारे में बताया। पता चला कि वहां लड़कियों को प्रवेश नहीं है। मैंने अपने पापा से पूछा कि लड़के लड़कियां स्कूल में साथ पढ़ सकते हैं तो एनडीए में क्यों नहीं। फिर उन्होंने एक केस फाइल किया। आज पता चला हम जीत गए। मैं बड़ी होकर एनडीए में जा पाऊंगी। अब मेरा सपना पूरा हो पाएगा। ये कहना है 6वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची का, जिसकी ख्वाहिश थी एनडीए के जरिए सेना में शामिल होना। अब देश की लाखों करोड़ों लड़कियों का इस सपना पूरा हो सकेगा। उनके पास सेनाध्यक्ष बनने का सुनहरा मौका होगा। यानी इस साल एनडीए की परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बस शो। अगली खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से है। पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोग की रिक्तियों पर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि इन पदों के खाली होने की तारीख से 2 महीने पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद आने वाली खबर में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद बात होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनके फैसलों में पूर्वाग्रह नहीं नजर आना चाहिए। मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई इस योजना की विफलता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का भविष्य काफी हद तक गंगा नदी पर निर्भर करता है। लिहाजा गंगा का प्रवाह बेहतर करने और प्रदूषण मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। फिर बात होगी सियासत की। सियासत जिसकी जमीन पर एक केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं कि रविंद्रनाथ काले थे, इसलिए उनकी मां ने गोद में लेने से इनकार किया था। सियासत जिसकी बुनियाद पर एक चुनाव के परिणाम आते ही राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो जाता है। बात है पश्चिम बंगाल की, जहां की ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। फिर बताएंगे गोरख धंधे के बारे में, किसी धंधे के बारे में नहीं बल्कि शब्द के बारे में, जिस पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने मुख्यमंत्री से शब्द पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को राज्यों को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट्स के तहत प्रदेशों से राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों और लंबित याचिकाओं का ब्यौरा मांगा गया है। यह आयोग राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत दी जाने वाली याचिकाओं का निस्तारण करता है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदों के खाली होने की तारीख से 2 महीने पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि सर्च कमेटी केवल नौकरशाहों के बीच सूचना आयुक्त की खोज न करे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों पर भी विचार करे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने इसके पहले 7 जुलाई 2021 को केंद्र और राज्य सरकारों से अपने 2019 के फैसले की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य पैनल्स में पारदर्शिता कानून के तहत सूचना आयुक्तों के पदों की भर्ती समय से कराने का आदेश जारी करता नजर आया था। अब बात अदालत की दूसरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने इसी मामले में केंद्र सरकार से बीते 30 जून को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिए गए किसी भी एक्शन की जानकारी देने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और कोर्ट से और ज्यादा वक्त मांगा था। 30 जून को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कहा था कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार ने यह भी कहा था कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह गलत होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो मुआवजे के लिए गाइडलाइंस बनाए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नमामि गंगे। इसका ऐलान गंगा की सफाई के लिए किया गया था। योजना की असफलता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि भारत का भविष्य काफी हद तक गंगा नदी पर निर्भर करता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने और प्रवाह पहले जैसा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और दिनेश कुमार सिंह ने सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा भी किया। उनके मुताबिक मई 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें गंगा मैया ने बुलाया है। पीठ ने यह भी कहा कि गंगा को जीवन दायिनी नदी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है और न जाने कितने जीवन उससे प्रभावित होते हैं। इन सब के बावजूद नदी के हिस्से में केवल प्रदूषण ही आया है। इस संबंध में एमएस जियो मिलर एंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब बात देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के एक बयान की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई बार न्यायाधीश नैतिकता और नियम कानून की दुविधा में फंस जाते हैं। ऐसे में उन्हें नैतिक रूप से हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है, जो कि कई लोगों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जस्टिस नवीन सिन्हा के विदाई समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, फैसला लेने की प्रक्रिया ज्ञान और कानून के सिद्धांतों से परे है। इसके लिए नैतिक साहस की जरूरत होती है, जो कई लोगों को नाराज कर सकती है। ऐसे में न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है कि वो बाहरी दबावों से प्रभावित ना हो। फैसला देते समय निष्पक्षता बरतना आसान नहीं होता, लेकिन एक न्यायाधीश को पूर्वाग्रहों से दूर रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। चीफ जस्टिस रमन्ना के मुताबिक अक्सर ऐसा देखा गया है कि सामाजिक परिस्थितियां, पालन पोषण और जीवन के अनुभव न्यायाधीश की धारणा बनाने और उन्हें बदलने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। हालांकि जब हम जज की कुर्सी पर बैठे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि फैसले पर हमारे पूर्वाग्रह को असर न दिखाई पड़े। चलते हैं देश की सियासत की तरफ, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की मां ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो काले थे। टैगोर अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में काले थे, जबकि अन्य सदस्यों का रंग काफी गोरा था। इसीलिए टैगोर की मां और अन्य लोगों ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया था। सुभाष सरकार ने यह भी कहा कि गोरी त्वचा दो प्रकार की होती है, एक थोड़ी पीली और दूसरी लाल रंग की होती है। टैगोर की त्वचा दूसरे प्रकार की थी, इसीलिए उनकी मां उन्हें गोद नहीं लेती थी। हालांकि उस व्यक्ति ने ही भारत के लिए दुनिया जीती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हिंसा के कई मामले सामने आए थे। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और बलात्कार की घटना भी सामने आई थी। इन घटनाओं की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की इन घटनाओं में ज्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता निशाने पर थे। हाईकोर्ट ने प्रदेश की ममता सरकार को झटका देते हुए पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। एसआईटी में पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश की ममता सरकार मामले की शुरुआत से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आया यह आदेश राज्य की तृणमूल सरकार के लिए किसी भी झटके से कम नहीं है। हाईकोर्ट ने मामले पर सीबीआई को 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। अब बात उस फैसले की जो एनडीए की परीक्षाओं में महिलाओं की मौजूदगी सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब देश की बेटियां भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगी। 14 नवंबर 2021 को होने वाली एनडीए की परीक्षा में लड़कियां भी शामिल हो सकेंगी। हालांकि कोर्ट दाखिले को लेकर फैसला बाद में करेगी। कुल मिलाकर सेना में स्थायी कमीशन के साथ महिलाएं अब सेना अध्यक्ष भी बन सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि सेना को महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। कोर्ट ने यूपीएससी की परीक्षा पर संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने केंद्र सरकार से कहा कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के फैसले को लागू किया जा चुका है, फिर भी सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। सरकार का तर्क निराधार है। क्या सेना न्यायिक आदेश पारित करने पर ही काम करेगी? सरकार ने महिलाओं को सेना में 5-5 साल रखा, स्थायी कमीशन नहीं दिया। वायुसेना और नौसेना अधिकार उदार है। आपको लैंगिक तटस्थता का सिद्धांत समझना होगा। वहीं इस मामले पर मुख्य याचिकाकर्ता कुश कालरा का कहना था कि लड़कियों को एनडीए की परीक्षा से वंचित रखना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मुझे महसूस हुआ कि इस पर कुछ करने की जरूरत है। मैं देश भर की लड़कियों के लिए एक जनहित याचिका दायर करता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बेटियों को आर्मी में बराबरी का मौका मिलेगा। इन सभी में सबसे अहम है कक्षा 6 में पढ़ने वाली याचिकाकर्ता, जिसे बचपन से आर्मी का हिस्सा बनने का क्रेज था। उसने अपने भाई को सैनिक स्कूल में जाने की तैयारी करते देख उम्मीद जताई कि वो भी सेना में जा सकती है। उसे क्या पता कि एनडीए में महिलाओं को जगह ही नहीं दी जाती है। बच्ची ने इस बारे में अपने पिता से सवाल किया। पिता के पास बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। पेशे से वकील पिता ने याचिका दायर की। आखिरकार उन्हें पता चला कि वो लड़ाई जीत चुके हैं। बच्ची खुश है और उसका सपना साकार हो सकता है। अंत में बात एक गोरख धंधे की। मायने बात इस शब्द पर लगाई गई पाबंदी की। हरियाणा सरकार ने इस शब्द पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जारी किए हैं। नाथ पंथ के अनुयायियों ने इस शब्द पर पाबंदी लगाने की मांग उठाई थी। इस शब्द का चलन हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में है। इसका इस्तेमाल मोटे तौर पर गलत कामों के लिए किया जाता है। इस आदेश के बाद हरियाणा में किसी भी जगह अनैतिक काम जैसे ठगी, धोखाधड़ी, जालसाजी समेत गैर कानूनी कामों के लिए गोरख धंधा शब्द का उपयोग नहीं होगा। शब्द पर पाबंदी लगाने के दौरान सीएम खट्टर ने 18 अगस्त को कहा कि इस शब्द का आधिकारिक भाषा, भाषण या फिर किसी भी तरह से इस्तेमाल करने में गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं।
किसी भी तरह से इस शब्द के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इससे पहले राजस्थान में भी ठीक ऐसी मांग उठ चुकी है। जुलाई 2021 में राजस्थान स्थित अजमेर में नाथ समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में गोरख धंधा शब्द को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। नाथ संप्रदाय के अनुयायियों का कहना था कि गोरख धंधा शब्द का उपयोग नकारात्मक रूप से किया जा रहा है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस बात का ऐलान अपने घोषणा पत्र में किया था। पार्टी का कहना था कि चुनाव जीतने पर वो इस शब्द पर प्रतिबंध लगा देंगे। उत्तर प्रदेश में भी इस शब्द पर पाबंदी की मांग कई बार उठ चुकी है। दरअसल गोरख धंधा शब्द योग गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनकी योग साधना भी शामिल है। वो नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध महंत थे। महंत गोरखनाथ ने कई नए आसनों और साधनाओं का आविष्कार भी किया था। ऐसी कठिन तपस्या और साधना को उस दौर में गोरख धंधा कहा जाता था। समय के साथ शब्द का उपयोग गलत कार्यों के लिए किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सांसद बाबा बालक नाथ भी नाथ संप्रदाय से हैं। मिलते हैं कल नए दिन के नए अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।